नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने रियल वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, और आपने ये भी जाना था कि रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है, एक प्रमेय एक अप्रमेय। हाँ, एक रेशनल एक इरेशनल। और आपने ये भी आगे जाना था कि रेशनल नंबर, और आपने ये भी जाना था कि रेशनल नंबर आगे चलकर कई भागों में टूट जाता है। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया, जीरो इंटीजर हो गया, और इसी प्रकार अन्य दो भागों में और टूटता है। हाँ, पहले दोस्तों हम प्रमेय और प्रमेय संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चनों को अपना और आगे की चीजों को हम यहाँ पर फिर से सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे की चीजों को यहाँ पर आगे की चीजों को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है यदि y एक ऋणात्मक पूर्णांक है तथा x एक धनात्मक पूर्णांक है, तब बताइए x की पावर y क्या होगा। कह रहा है कि निम्न में से क्या होगा। विषम पूर्णांक होगा, कि सम संख्या, कह रहा विषम संख्या होगा, या सम संख्या होगा, कि परिमेय संख्या होगा, कि अपरिमेय संख्या होगा। यही पूछ रहा है कभी। हाँ, कह रहा है कि यदि x, कह रहा है यदि x एक धनात्मक पूर्णांक है, x एक धनात्मक पूर्णांक है और y एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तब बताइए x की पावर y निम्न में से क्या होगा। निम्न में से क्या होगा। अगर दोस्तों x एक धनात्मक पूर्णांक है, दोस्तों आपने धनात्मक पूर्णांक के बारे में भी पढ़ा था और ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, और आपने परिमेय संख्या के बारे में भी पढ़ा था, तो उसी पर आधारित क्वेश्चन है। अगर दोस्तों x एक धनात्मक पूर्णांक है और y एक x एक धनात्मक पूर्णांक है, तो x की वैल्यू में धनात्मक पूर्णांक में से कुछ भी रख सकता हूँ कब। यहाँ अगर y एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो y की वैल्यू में ऋणात्मक पूर्णांक में से कुछ भी रख सकता हूँ कब। यहाँ तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 2 रख ली। x एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए मैंने x की वैल्यू धनात्मक पूर्णांक में से 2 रख ली। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। y एक ऋणात्मक पूर्णांक है कब। यहाँ तो y की वैल्यू में ऋणात्मक पूर्णांक में से कुछ भी रख सकता हूँ कब। यहाँ मैंने y की वैल्यू माइनस 3 रख ली। अगर -1 भी रखता तब भी आ जाता, -1 भी रखता तब भी आ जाता। ठीक है, अब दोस्तों 2 की पावर, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखने पर और y की वैल्यू -3 रखने पर मुझे प्राप्त हुआ 2 की पावर -3। हाँ, यहाँ और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये 2 की पावर -3 तभी हुआ होगा जब ये लिखा होगा 1 अपॉन, जब ये लिखा होगा 1 के अपॉन में लिखा होगा, मतलब 1 अपॉन 2 की पावर -3 लिखा होगा, तब ये जाकर 2 की पावर -3 प्राप्त हुआ होगा। हाँ, ये 2 की पावर -3 तभी प्राप्त हुआ होगा जब ये लिखा होगा 1 अपॉन 2 की पावर 3 लिखा गया होगा। हम कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, तभी 2 की पावर -3 हमें प्राप्त हुआ होगा। दोस्तों 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/8 हो गया। हाँ, 1/8 1/8 लिख सकते हैं। इस प्रकार x की पावर y की वैल्यू x की पावर y की वैल्यू x की पावर y। इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि x की पावर y की वैल्यू जो हमें प्राप्त हो रही है वो क्या मिल रही है, हो गया 1/8 मिल रही है, 1/8 मिल रही है। हाँ, 1/8 मिल रही है। इस प्रकार दोस्तों देख रहे हैं कि x अपॉन y की वैल्यू हमें एक परिमेय संख्या मिल रही है, क्या एक रेशनल नंबर मिल रहा है। हाँ, आप कुछ भी वैल्यू रखते हैं, अगर x एक धनात्मक पूर्णांक है और y एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ भी वैल्यू x और y की रखो तो आपको हमेशा x की पावर y की वैल्यू एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। क्या मिलेगी, एक परिमेय संख्या ही मिलेगी, परिमेय संख्या ही मिलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि एक x एक धनात्मक पूर्णांक है और y एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ऐसी स्थिति में x की पावर y की जो वैल्यू होगी वो हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, हमेशा एक परिमेय संख्या होगी। तो ये कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमसे क्लियर हो गई, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन लिखा गया है, ये भी परिमेय संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, परिमेय संख्या पर ही आधारित क्वेश्चन है। परिमेय संख्या, इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि संख्या 2 और 3 के बीच कुछ परिमेय संख्या बताइए। हालांकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है तुम्हारा कुछ और होगा, अगले बंदे का कुछ और होगा, अगले बंदे का कुछ और होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन के, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछ सकता है। अगर पूछता है तो आपसे ऑप्शन देकर पूछेगा, ऑप्शन जरूर दिया रहेगा। ठीक है, ऑप्शन जरूर, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जरूर दिया रहेगा। ठीक है, अगर पूछना चाहता है तो। ठीक है, वैसे नहीं पूछा जाता है, फिर भी जान लीजिए। कह रहा है संख्या 2 और 3 के बीच कुछ परिमेय संख्या बताइए। हाँ, दोस्तों परिमेय संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, परिमेय संख्या क्या कहते हैं। ठीक है, इससे पहले आप मुझे बताइए 3 और 5 के बीच में मुझे
3 और 5 के बीच में आने वाली मुझे संख्याएं बताइए। मुझे इससे मतलब नहीं है कि पूर्णांक में आप बता रहे हो कि पूर्णांक आप इंटीजर बता रहे हो या नॉन इंटीजर बता रहे हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए 3 और 5 के बीच में आने वाली संख्याएं बताइए कौन कौन सी होगी। क्योंकि देखिए 3.1 भी आ सकता है, मैंने कहा हाँ। तो वह 3.2 भी आ सकता है, मैंने कहा हाँ। तो वह 3.3 भी आ सकता है, मैंने कहा हाँ। आपने कहा भैया 3.05 भी आ सकता है, 3.05 भी आ सकता है, लिख सकते हैं, कोई नहीं हो गया हाँ। 3.4 भी आ सकता है। तो ये क्या है, 3 और 5 के बीच में आने वाली सभी संख्याएं हैं। हाँ हो गया, आने वाली सभी संख्याएं हैं। हाँ कि ना हो गया, हाँ। समझ में आपको आ रहा है, हो गया हाँ। दोस्तों मैंने आपसे कहा 3 और 5 के बीच में आने वाली संख्याएं क्या होगी। हमें इससे मतलब, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूर्णांक नहीं बताइए, आप मैं ऐसा आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटीजर ही बताइए, आप नॉन इंटीजर भी बता सकते हो। लेकिन और 3 और 5 के बीच में आनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने कहा 3.1 हो सकता है, 3.2 हो सकता है, 3.3 हो सकता है, 3.4 हो सकता है। हाँ तो यहाँ 3.5 भी हो सकता है, 3.6 भी हो सकता है। हाँ तो यहाँ या 3.001 भी हो सकता है, 3.0002 हो सकता है, 3.003 भी हो सकता है। हाँ तो यहाँ तो ये 3 और 5 के बीच में आने वाली सभी संख्याएं हैं। हाँ तो यहाँ ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपके सामने इसी पर आधारित एक क्वेश्चन लिखा गया है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन लिखा गया है आपके, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि बताइए संख्या 2 और 3 के बीच में, कह रहा है संख्या 2 और 3 के बीच में कुछ परमेय संख्या बताइए। हाँ कह रहा है संख्या 2 और 3 के बीच में, कह रहा है संख्या 2 और 3 के बीच में, कह रहा है इसके और इसके बीच में कुछ परमेय संख्या, कह रहा है कुछ परमेय संख्या बताइए। हाँ कुछ परमेय संख्या बताइए। दोस्तों परमेय संख्या किसे कहते हैं? कहोगे परमेय संख्या तो ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। हाँ दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि परमेय जो संख्याएं होती है, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि नॉन इंटीजर, आपने दोस्तों रेशनल नॉन इंटीजर पढ़ा था। कहोगे हाँ, रेशनल नॉन इंटीजर में क्या होता था, पॉइंट के बाद दोस्तों आपने रेशनल नॉन इंटीजर पढ़ा था। कहोगे हाँ, रेशनल नॉन इंटीजर दोस्तों परमेय संख्या तो होती है लेकिन वो पूर्णांक नहीं होते हैं। हाँ दोस्तों रेशनल नॉन इंटीजर आपने पढ़ा था। रेशनल इंटीजर का मतलब है ऐसी संख्या है जो परमेय संख्या तो होती है लेकिन वो नॉन इंटीजर होती है, क्या पूर्णांक नहीं होती है। हाँ वे सभी संख्याएं भी हमारी क्या कहलाती है, परमेय संख्याएं भी कहलाती है। हाँ ठीक है दोस्तों, आइए हम 2 और 3 के बीच में कुछ परमेय संख्या यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप मुझे बताइए 2 और 3 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं, तो देखिए 2.01 भी आएगा। मैंने कहा हाँ ये एक परमेय संख्या है। हाँ क्योंकि आप पॉइंट हटाओगे अपॉन में क्या आएगा, 100 आएगा। तो इस प्रकार इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपने कहा कि 2.02 भी हो सकता है, ये भी एक परमेय संख्या है। हाँ इसी प्रकार आपने कहा भैया 2.03 भी हो सकता है, आप 2.003 भी ले सकते हैं। ठीक, 2.03 भी हो सकता है। तो इस प्रकार इसे भी हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार और देखा जाए तो 2.04 भी हो सकता है। हाँ 2.05 भी हो सकता है। हाँ इस प्रकार तो हम अनंत इन दोनों संख्याओं के बीच में इस प्रकार हम अनंत परमेय संख्या यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये सभी क्या है, परमेय संख्या ही तो है, क्योंकि हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इन्हें p बटे q के रूप, दोस्तों 2 और 3 के बीच में आने वाली संख्या ये है कहोगे हाँ, और इन सभी संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं कहोगे हाँ। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में आने वाली जो परमेय संख्या होगी 2.01 होगी, 2.02 होगी, 2.03 होगी, 2.4004 होगा, 2.04 होगा, 5 होगा। इस प्रकार दोस्तों हम अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। 2 और 3 के बीच में हम अनंत परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन हम पूछे नहीं जाते, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति का आंसर कुछ अलग वेरी करेगा। मेरा कुछ अलग आएगा, अगले व्यक्ति का कुछ अलग आएगा, अगले व्यक्ति का कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अक्सर हम अगर पूछा भी जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन के माध्यम से ही करते हैं, अगर पूछा भी जाता है कभी, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम ऑप्शन के माध्यम से करते हैं। ठीक है, ये सारी समझ में आ गई है तो हाँ, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1/2 कह रहा है 1/2, ठीक है, कह रहा है 1/2 और 2/3 के बीच में कुछ परमेय संख्या बताइए। हाँ कह रहा है 1/2 और 2/3 के बीच में, कह रहा है 1/2 और 2/3 के बीच में कुछ परमेय संख्या बताइए। हाँ
कह रहा है 1/2 और 2/3 के बीच में कुछ परिमेय संख्या होती है। जब भी दोस्तों दो फ्रैक्शनों के बीच में कुछ परिमेय संख्या आपको निकालना हो, जब भी दोस्तों दो फ्रैक्शनों के बीच में दो फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, आपको यहाँ इन दोनों फ्रैक्शनों के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं को हमें बताना है। इन दोनों संख्याओं के बीच में आने वाली परिमेय संख्याओं को हमें बताना है। जब भी दोस्तों दो फ्रैक्शनों के बीच की परिमेय संख्या आपसे पूछे तो आप कुछ मत करिए, आप इन दोनों फ्रैक्शनों को, सबसे पहले आप इन दोनों फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर को बराबर कर दें। क्योंकि दोस्तों आप आसानी से यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, आप आसानी से नहीं बता सकते हैं कि इनके बीच में आने वाली परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, आप आसानी से नहीं बता सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप क्या करिए, इन दोनों फ्रैक्शनों के डिनोमिनेटर को बराबर करिए। ठीक है, डिनोमिनेटर कैसे बराबर करते हैं, आप देखिए दोस्तों, इसका डिनोमिनेटर क्या कहोगे, 2 है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3 है। हाँ, दोनों का एलसीएम लीजिए, कहोगे एलसीएम आया 6। हाँ, दोस्तों आप 6 लेकर भी बराबर कर सकते हैं, या 6 का कोई मल्टीपल लेकर भी बराबर कर सकते हैं। अगर आप 6 का मल्टीपल, इन दोनों का एलसीएम क्या आया, 6 आया। अगर आप 6 का मल्टीपल लेकर, दोस्तों आप जितनी बड़ी वैल्यू लेकर करेंगे, जितनी बड़ी वैल्यू लेकर यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना आपका फायदा रहेगा, उतनी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, उतनी आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अगर इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालना है तो आपको डिनोमिनेटर बराबर करना होगा। बराबर कैसे करते हैं, पहले आप इसके डिनोमिनेटर लीजिए, इसका डिनोमिनेटर लीजिए और इनका एलसीएम निकालिए, आया 6। तो आप 6 या 6 का मल्टीपल भी ले सकते हैं। ठीक है, 6 लीजिए या 6 का मल्टीपल लीजिए। अगर आप 6 का मल्टीपल, दोस्तों आप जितनी बड़ी वैल्यू लेंगे आपको उतना फायदा मिलेगा, आप उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। दोस्तों जितना अधिक बड़ी वैल्यू रहेगी उतनी अधिक परिमेय संख्या निकल कर आएगी, जितनी छोटी वैल्यू आप लोगे उतने उतने कम निकल कर आएंगे। ठीक है, तो मेरा यही सजेशन है कि आप बड़ी से बड़ी वैल्यू यहाँ पर लेकर सोल्व करने की कोशिश करिए। तो मैंने 6 का जो मल्टीपल मैंने चूज किया, 6 का जो मल्टीपल मैंने यहाँ पर चूज किया वो 60 चूज किया। क्या चूज किया, 60। बताइए 60 जो होता है 6 का मल्टीपल होता है कि नहीं, कहोगे हाँ होता है, तो यहाँ पर मैंने 60 चूज किया। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने एलसीएम निकाला था 6, लेकिन हमने 6 को इग्नोर कर दिया, हमने 60 मान लिया। ठीक है, हमने एलसीएम निकाला 6, लेकिन हमने वहां पर 6 को इग्नोर कर दिया, वास्तव में 60 होता है, लेकिन हमने अपने सुविधा के अनुसार 60 मान लिया। ठीक है, बड़ी वैल्यू। अब दोस्तों मुझे इसके और इसके डिनोमिनेटर को बराबर करना है। हाँ, ठीक है, तो मैंने 2 से 60 को डिवाइड किया तो आया 30, तो ऊपर नीचे मैंने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं। दोस्तों 1/2 था, दोस्तों ये 1/2 था और मैंने ऊपर नीचे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये दोस्तों पहले 1/2 था, आज भी 1/2 है और रहेगा भी 1/2 ही, क्योंकि मैंने समान चीजों से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने बराबर कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमें 3 को भी बराबर करना है, हो गया हाँ, तो 3 से मैंने 60 को डिवाइड किया तो आया 20, तो मैंने यहाँ पर 20 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। दोस्तों 2/3 था, 2/3 है, 2/3 रहेगा, क्योंकि 20 का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ा है इस फ्रैक्शन पर। हाँ, ठीक है दोस्तों, 1/2 और 2/3 का हमसे कहा गया था कि बताइए, 1/2 और 2/3 के बीच कहा गया था कि कुछ परिमेय संख्या बताइए। हम आसानी से नहीं बता पा रहे थे, इसलिए मैंने इसे दूसरे रूप में ढाल दिया, इन दोनों फ्रैक्शनों को दूसरे रूप में ढाल दिया। मतलब अब दोस्तों देखा जाए तो हमें इन्हीं दोनों फ्रैक्शनों के बीच का तो परिमेय संख्या बताना था, कहोगे हाँ, ये दोनों फ्रैक्शनों के बीच की परिमेय संख्या बतानी थी, कहोगे हाँ, इन्हीं दोनों फ्रैक्शनों के बीच की परिमेय संख्या बतानी थी। दोस्तों ऊपर यहाँ पर लिखा है 30 और नीचे लिखा है 60, यहाँ पर लिखा है 30/60। हाँ, यहाँ पर दोस्तों 20/60 लिखा है, यहाँ पर दोस्तों 30/60 लिखा है, यहाँ पर 20/60 लिखा है। तो आप बताइए 30/60 और 20/60, दोस्तों हमसे 1/2 और 2/3 के बीच की कहा था परिमेय संख्या बताइए, नहीं बता पा रहे थे, हमने दूसरे भागों में दूसरे रूप में चेंज कर लिया, निकल कर आया, चेंज करने पर प्राप्त हुआ मुझे 30/60 और यहाँ पर 20/60 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमसे 30/60 और 20/60 के बीच की कुछ परिमेय संख्या पूछ रहा है। हाँ, तो आप मुझे बताइए 30/60 के बीच, 30 और 30/60 और 40/60 के बीच में क्या 31/60 कहीं आ रहा होगा, कहोगे बिल्कुल आ रहा होगा। हाँ लोग यहाँ, क्या 32/60 आ रहा होगा, कहोगे यहाँ 32/60 आ रहा होगा। क्या 33/60 आ रहा होगा, कहोगे हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। हाँ लोग यहाँ, क्या 34/60 आ रहा होगा, कहोगे बिल्कुल आ रहा होगा। हाँ लोग यहाँ, क्या 35/60 आ रहा होगा, कहोगे हाँ बिल्कुल आ रहा होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप डॉट 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 39/60 तक लिख सकते हैं, 39/60 तक लिख सकते हैं। तो आपको और अधिक निकालना है, तो आप जो एलसीएम माने थे, एलसीएम जो आपने निकाला था 6, उसके मल्टीपल, उसका जो मल्टीपल आपने 60 माना है, उसका मल्टीपल जो आपने 60 माना था
आप मल्टीपल और बड़ी मान लीजिए और अधिक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जितना अधिक जितनी बड़ी दोस्तों जो आपने वैल्यू मानी है जितनी बड़ी आप मानोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 1/2 और 2/3 के बीच की जो परिमेय संख्याएं है वो 31/60 है, 32/60 है, 33/60 है, 34/60 है, 35/60 है। हाँ प्रभु, ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है को हाँ दोस्तों यही तो पूछा था हमसे, कहा था कि 1/2 और 2/3 के बीच कुछ परिमेय संख्या बताइए, तो हम कह सकते हैं भैया 1/2 और 2/3 के बीच की परिमेय संख्या जो है 31/60 है, 32/60 है, 33/60 है, 34/60 है, 35/60 है, 36/60 है, 37/60 है, 38/60 है, 39/60 है। हाँ प्रभु, ये सभी परिमेय संख्या है। ठीक है, मैं पहले ही कह रहा हूं अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन के माध्यम से ही सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अनुसार अलग अलग आएगा, मेरा अलग आएगा, उनका अलग आएगा, अगले व्यक्ति का अलग आएगा। ठीक है, ये तो मूड के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाई चांस केवल संयोग से किसी व्यक्ति का मैच कर सकता है उत्तर, अन्यथा किसी व्यक्ति का उत्तर यहाँ पर मैच नहीं करेगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछता है कभी क्वेश्चन तो इस प्रकार के, जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है उस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि परिमेय संख्या का ऐसा जोड़ा बताइए जो 1/4 और 3/4 के मध्य में स्थित हो। हाँ दोस्तों कह रहा है कि परिमेय संख्या का एक ऐसा जोड़ा बताइए, कह रहा है परिमेय संख्या का एक ऐसा जोड़ा बताइए जो 1/4 और 3/4 के बीच में उपस्थित हो। हाँ दोस्तों इन ऑप्शनों में से कह रहा है कि ऐसा परिमेय संख्या का कौन सा जोड़ा है जो इन दोनों के बीच में उपस्थित है। हाँ प्रभु हाँ, तो हम यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से चेक करने की कोशिश करेंगे कि भैया कौन सा ऐसा जोड़ा है परिमेय संख्या का। हम यहाँ पर ऑप्शन के माध्यम से इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन के माध्यम से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि भैया परिमेय संख्या का कौन सा जोड़ा है जो इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है। हाँ क्योंकि हाँ, तो मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूं कि क्या 262/1000 752/1000 इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है कि नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या किया मैंने, ऊपर नीचे 250 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है, होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 250, फिर मैंने 4 से डिवाइड किया 1000 को तो आया 250, फिर से मैंने ऊपर नीचे 250 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है 250/1000, यहाँ पर लिखा है 750 25 या 75 750/1000 लिखा है। आप लोग हाँ, तो आप मुझे बताइए 250/1000 और 750/1000 के बीच में क्या 262/1000 700 और 752/1000 इनके बीच में आ सकता है। कहोगे देखिए 250/1000 और 750/1000 के बीच में 262/1000 तो आता है, लेकिन 752/1000 जो है वो आता नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो पहला ऑप्शन हमारा किसी कीमत पे नहीं हो सकता। पहला जो हमारा परिमेय संख्या का जोड़ा है वो वास्तव में 1/4 और 3/4 के बीच में कभी भी हो नहीं सकता है। हाँ प्रभु हाँ, आप मेरी बात से सहमत है प्रभु? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों हम दूसरे परिमेय संख्या का जोड़ा पता कर लेते हैं। क्या ये दोनों परिमेय से ये जो जोड़ा अगला जो जोड़ा है परिमेय संख्या का क्या 1/4 और 3/4 के बीच में आता है कि नहीं, हम पता कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या किया मैंने, 4 से 100 को डिवाइड किया, आया 25, तो मैंने ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद नहीं। यहाँ पर फिर से मैंने 4 से 72 के अपोन में जो 100 लिखा है उसे 4 से डिवाइड किया तो आया 25, तो 25 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो यहाँ पर लिखा है 25/100, यहाँ पर लिखा है 75/100। तो आप मुझे बताइए क्या 25/100 और 25/100 और 75/100 के बीच में क्या जो परिमेय संख्या का जोड़ा 24/100 है और 72/100 है, क्या इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है कि नहीं। कहोगे देखिए 25/100 और 75/100 के बीच में 72/100 तो आता है, लेकिन 24/100 किसी कीमत पे नहीं आता है। इस प्रकार देखा जाए तो परिमेय संख्या का जो जोड़ा है 24/100 और 72/100 ये वास्तव में हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। हाँ प्रभु हाँ, क्योंकि ये जो जोड़ा है क्योंकि ये जो जोड़ा है उनमें से एक ही इन दोनों के बीच में आ रहा है, दूसरा
इन दोनों के बीच में उपस्थित नहीं है। हाँ। अब दोस्तों हम तीसरा देख लेते हैं कि ये जो तीसरा परिमेय संख्या का जोड़ा है क्या इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं। ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं। इसके लिए दोस्तों मैंने 4 से 40 को डिवाइड किया तो आया 10, तो मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। इसी प्रकार यहाँ पर भी 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है 10/40, यहाँ पर लिखा है 30/40। तो आप मुझे बताइए 10/40 और 30/40 के बीच में क्या जो परिमेय संख्या का जोड़ा 9/40 और 37/40 है, ये दोनों आता है कि नहीं। कहोगे देखिए दोनों जोड़ों में से, कहोगे देखिए 10/40 और 30/40 के बीच में दोनों जोड़ों में से केवल एक ही परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में आता है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारा एक ही ऑप्शन नहीं हो सकता है। हाँ, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब दोस्तों हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं कि जो चौथा है इस प्रकार और इस प्रकार इसी प्रकार दोस्तों हम अगला ऑप्शन के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि जो अगला परिमेय संख्या का जोड़ा है क्या ये दोनों जोड़े इन दोनों के बीच में आते हैं कि नहीं, ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए दोस्तों मैंने क्या किया, 250 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 250 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्योंकि 1000 लिखा था, 1000 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो आया 250। तो यहाँ पर मैंने 250 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी 250 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। हाँ, अगर पूछा जाता है तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखा है 250/1000, यहाँ पर लिखा है 750/1000। तो आप मुझे बताइए क्या 250/1000 और 750/1000 के बीच में ये जो परिमेय संख्या का जोड़ा जो है 252/1000 और 748/1000, क्या ये दोनों जो जोड़े हैं, क्या ये जो जोड़ा है ये इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है कि नहीं। कहोगे देखिए ये जो परिमेय संख्या का जोड़ा है 252/1000 और 748/1000, ये जो जोड़ा है परिमेय संख्या का, ये वास्तव में 250/1000 और 750/1000 के बीच में आता है। हाँ, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये परिमेय संख्या का जो जोड़ा है 252/1000 और 748/1000 जो है 1/4 और 3/4 के मध्य में स्थित है। हाँ, 1/4 और 3/4 के मध्य में स्थित है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। तो अगर आता है तो इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आइए हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √2 और √3 के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या बताइए। हाँ, ठीक है, तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन को दोस्तों हम ऑप्शन के माध्यम से ही सोल्व करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का आंसर जो है अलग अलग आता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन के माध्यम से ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि √2 और √3 के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या बताइए। हाँ, √2 कह रहा है √2 और √3 के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या बताइए। √2 और √3 के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या बताइए। हाँ, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ यही कह रहा है √2 और √3 के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या बताइए। आप लोग ठीक है दोस्तों, √2 का वैल्यू जो होती है, √2 की जो वैल्यू होती है 1 दशमलव दोस्तों √2 की जो वैल्यू होती है, √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है। दोस्तों √2 की जो वैल्यू होती है 1.414 डॉट होती है। हम लोग ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार √3 की वैल्यू जो होती है 1.732 होती है। आप मेरी बात से सहमत है कौन? हाँ दोस्तों, √2 की वैल्यू 1.414 डॉट होती है। इसी प्रकार √3 की वैल्यू 1.732 डॉट होती है। हमसे कह रहा है इसके और इसके बीच में कुछ परिमेय संख्या होती है, मतलब इसके और इसके बीच में, इसके मतलब 1.414 और 1.732 के बीच में हमें कुछ परिमेय संख्या बतानी है, कुछ अपरिमेय संख्या बतानी है। मतलब 1.414 और 1.732 के बीच में, मतलब 1.414 डॉट और 1.732 डॉट के बीच की कुछ अपरिमेय संख्या बतानी है। हाँ, ठीक है दोस्तों, √2 देखा जाए तो एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि अपरिमेय संख्या की जो पहचान होती है, अगर पॉइंटों में दिया गया है, पॉइंटों में कुछ लिख के दिया गया है, तो अपरिमेय संख्या की सबसे बड़ी पहचान होती है कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है, पॉइंट के बाद जो नंबरों की श्रृंखला होती है, कभी भी रिपीट नहीं होती है।
पॉइंटों के बाद जो नंबरों की श्रृंखला होती है, नंबरों की श्रृंखला, जो डिजिट होते हैं, वो नंबरों की जो समूह होता है वो कभी भी रिपीट नहीं करता है, सबसे बड़ी पहचान होती है। आपने अंडर रूट 2 की वैल्यू ये निकाला, तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट आ रहे हैं वो रिपीट कर रहे हैं कभी नहीं रिपीट कर रहे हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो क्या रिपीट कर रहे हैं कभी नहीं रिपीट कर रहे हैं, इस प्रकार ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और वैसे तो आप जानते हैं कि भैया ऐसी संख्या जिनका रूट निकालना मुश्किल है वो अपरिमेय संख्या होती है। आप इसके माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये दोनों अपरिमेय ही है। दोस्तों हमें इन दोनों के बीच की कुछ अपरिमेय संख्या निकालनी है। हाँ भैया, तो आप मुझे बताइए, क्या 1.414 के बीच में, क्या 1.414 और 1 डॉट 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 और 1.732 डॉट 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 के बीच में 1.442 डॉट 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 1.443 डॉट 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 1.444 डॉट 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 1.45 डॉट डॉट डॉट, ये सभी आएंगी कि नहीं कहोगे? हाँ ये बिल्कुल आएंगी। आप लोग हाँ, दोस्तों ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों ये जो अपरिमेय संख्या मैंने लिखा है, क्या इन दोनों के बीच में आ रही है कि नहीं कहोगे? बिल्कुल आ रही है। ये जो आपने अपरिमेय संख्या लिखा है, ये जो अपरिमेय संख्या मैंने लिखा है, ये दोनों अपरिमेय संख्या है, इन दोनों संख्याओं के बीच में उपस्थित है कि नहीं कहोगे? बिल्कुल उपस्थित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया, इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया 1.414 डॉट 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 1.732 डॉट 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 के बीच में आने वाली जो अपरिमेय संख्या होंगी 1.42 डॉट 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 1.43 डॉट 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 1.44 डॉट 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 1.45 डॉट डॉट डॉट, ये सभी होंगे। हाँ ये सभी होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को भी दोस्तों हम ऑप्शन के माध्यम से ही सोल्व करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इस प्रकार हम और बहुत सारी इस प्रकार हम अनंत अप्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच में हम अनंत अप्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दो संख्याओं के बीच में हम अनंत संख्याएं निकाल सकते हैं। इस प्रकार इन दोनों के बीच में भी अनंत अप्रमेय संख्या निकाल सकते हैं कभी? हाँ, इस प्रकार इन दोनों के बीच में भी हम अनंत अप्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला देखिए क्या कहना चाह रहा है कभी? अगला कह रहा है कि 2 और 3 के बीच में, कह रहा है 2 और 3 के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, कह रहा है 2 और 3 के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है 2 और 3 के बीच में, कुछ अपरिमेय संख्या बताइए। आप लोग ठीक है, 2 और 3 के बीच में कुछ अपरिमेय संख्या बताइए। ठीक है, तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि 2 और 3 के बीच में अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी। ठीक है, क्या दोस्तों 2 और 3 के बीच में 2.01 आ सकता है कहोगे? हाँ, लेकिन दोस्तों 2.01 तो एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसे मैं p/q के रूप में लिख सकता हूँ कहोगे? हाँ, और सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है, वो परमेय संख्या की सबसे बड़ी पहचान है कि पॉइंट के बाद जो नंबर होता है या तो रुक जाता है या नंबरों का एक समूह जो है बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट के बाद जो है नंबर जो डिजिट आ रहा है वो रुक गया है, इस प्रकार ये परमेय संख्या है। अगर पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है, अगर वो रिपीट ना करके ऐसे आगे बढ़ता रहता तो ये क्या होता? अपरमेय होता है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये तो परमेय संख्या है। अगर अपरमेय बनानी है तो इसे आगे ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये जो नंबर है आगे धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है। इस प्रकार देखा जाए 2 और 3 के बीच में सबसे पहली ये जो अपरमेय संख्या होगी 2.01 डॉट 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 डॉट। हाँ, इसी प्रकार दूसरी होगी 2.02 डॉट 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 डॉट, आगे ऐसे और भी होगा। इसी प्रकार अगली जो अपरमेय संख्या होगी 2.03, आगे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है, डॉट 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 अगली होगी। हाँ, इसी प्रकार और कह सकते हैं, इसी प्रकार अगली जो अपरमेय संख्या होगी 2.04 डॉट 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 अगली अपरमेय संख्या होगी। हाँ, डॉट 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 अगली। हाँ, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 2 और 3 के बीच में आने वाली जो अपरमेय संख्या होगी 2.01
डॉट 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 2.02 डॉट 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 2.03 डॉट 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 2.04 डॉट 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 ये सभी होंगी। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए 2 और 3 के बीच में अनंत 2 और 3 के बीच में मैं अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकता हूँ, अनंत अपरिमेय संख्या निकाल सकता हूँ। हाँ, हाँ। तो मैं पहले कर रहा हूँ कि आप इस प्रकार अगर पूछा जाता है तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से ही सोल्व करना है। ठीक है, ये मैंने करवा ही दिया था। अगला देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगला देखिए क्या कहना चाह रहा है, अगला देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही होगा, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। अब कह रहा है क्या सभी पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, क्या सभी कह रहा है क्या सभी पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है, कहोगे हाँ। दोस्तों आपने अच्छे तरीके से दोस्तों आपने परमेय संख्या के बारे में पढ़ा, परमेय संख्या के बारे में दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम परमेय संख्या को दो भागों में बांटते हैं। दोस्तों आपने परमेय संख्या के बारे में पढ़ा है और आपको अच्छे तरीके से पता है कि परमेय संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। परमेय संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है उसे हम पूर्णांक इंटीजर कहते हैं, पहला जो भाग होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं, भाग में उसे हम इंटीजर कहते हैं। और दूसरा जो हिस्सा होता है, दूसरा जो पार्ट होता है दोस्तों आपको अच्छी चीज पता है कि परमेय संख्या को हम जो भाग में बांटते हैं, पहले को हम इंटीजर कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं डेसिमल, 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 नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर, डेसिमल, नॉन इंटीजर। दोस्तों परमेय संख्या आपको अच्छी तरह पता है कि परमेय संख्या को दो भाग में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है इंटीजर होता है, दूसरा जो होता है डेसिमल इंटीजर होता है। तो इंटीजर और रेशनल नॉन इंटीजर को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, रेशनल इंटीजर और रेशनल नॉन इंटीजर को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार अगर हम इंटीजर और रेशनल नॉन इंटीजर को परमेय संख्या कहते हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ सभी पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। क्योंकि दोस्तों इंटीजर और रेशनल नॉन इंटीजर जो होती है, इंटीजर और रेशनल नॉन इंटीजर जो होती है उन्हीं की संयुक्त को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ सभी पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। इस प्रकार पहला जो हमारा कथन है वो हमारा सत्य है, पहला जो कथन है हमारा वो सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शुरू करूँ। अपना दोस्तों कथन क्या करें, वो देखिए पहला कथन कर रहा है, अगला कथन कर रहे हैं क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। कह रहा है क्या सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ जी सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि दोस्तों आप अच्छी तरीके जानते हैं कि रियल नंबर दोस्तों वास्तविक संख्याओं को, तो रियल नंबर या वास्तविक संख्याओं को आप अच्छी तरीके से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है रियल नंबर या वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, पता है कि नहीं दोस्तों। अच्छी तरीके से आप जानते हैं रियल नंबर को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो इसका भाग होता है उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर होता है, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। होता है कि दोस्तों रियल नंबर को हम दो भाग में बांटते हैं, पहला जो भाग होता है वो रेशनल नंबर होता है, दूसरा होता है इरेशनल। इस प्रकार रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को भी हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या वास्तविक संख्या कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सभी परमेय संख्या तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को भी क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं हाँ सभी सभी परमेय संख्याएं जो होती हैं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस प्रकार हमारा दूसरा दूसरा कथन भी हमारा सही है। हाँ, ठीक है। अगला कथन हमारा क्या कर रहा है, कभी देखिए अगला कथन कर रहा है क्या एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय होता है। जी बिल्कुल, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल अपरमेय संख्या होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एक परमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरमेय संख्या एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, और दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अपरमेय संख्या मिलेगी। जैसे मैंने एक परमेय संख्या 2 ले ली, एक अपरमेय संख्या मैंने 3 ले ली। अगर दोस्तों मैं इन दोनों की एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर मुझे हमेशा एक अपरमेय संख्या मिलेगी, अपरमेय संख्या मिलेगी। और यही क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमेय संख्या और अगर एक अपरमेय संख्या को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या अपरमेय प्राप्त होगा। तो बिल्कुल ये ये कथन हमारा सही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, पसंद करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये जो तीनों कथन लिखे गए हैं ये आप
से कौन सा कह रहे हैं निम्न में से कौन सी अपूर्णीय संख्या है। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि परिमेय संख्या हम आप परिमेय संख्या कैसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ मैंने कहा परिमेय को देखिए ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसे परिमेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों हमसे कह रहा है हमारे सामने चार ऑप्शन में कह रहा है कि इनमें से कौन सी अपूर्णीय संख्या है। दोस्तों जो 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 दोस्तों इन ऑप्शनों में से इन ऑप्शनों में से जिस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वही तो अपूर्णीय होगी हो गया। तो आइए हम जांचने की कोशिश करते हैं कि कौन किस संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और किस संख्या को हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय होगा और जिसको नहीं लिख सकते वो परिमेय होगा हो गया। तो पहला ऑप्शन हम देखने की कोशिश करते हैं। पहला जो ऑप्शन लिखा है पहला ऑप्शन में जो लिखा है अंडर रूट 59,049 जो लिखा है अंडर रूट 59049 लिखा है इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं नहीं। ठीक है दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि अगर दोस्तों 59049 का वर्गमूल निकाला जा सकता है तो ऐसी स्थिति में अगर दोस्तों 59049 का हम वर्गमूल निकाला जा सकता है तो ये क्या होगा ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि दोस्तों अगर वर्गमूल निकल जाता है तो मैं इसे p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ। तो आइए कोशिश करते हैं इसका वर्गमूल निकालने की। आइए हम कोशिश करते हैं वर्गमूल अगर दोस्तों इसका वर्गमूल निकालता हूँ तो इसका वर्गमूल निकल पड़ेगा 243 क्या निकल पड़ेगा 243। अगर दोस्तों इसका वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल निकल पड़ेगा 243 मतलब 5,59,049 मतलब 59049 का वर्गमूल होगा 243। चाहे मैं ये कहूँ चाहे ये कहूँ बात इस प्रकार तो इसका वर्गमूल तो क्या है 243 है। तो क्या 243 को मैं p बटे q के रूप में लिख सकता हूँ तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि 243 को अगर आप 243 अपॉन 1 लिखते हैं तो ये भी p बटे q के रूप में है। इस प्रकार देखो देखा जाए तो ये एक परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन ये तो पहले ऑप्शन में हमें संख्या दी गई है उसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि अगर मैं लिखना चाहता हूँ दोस्तों इसको अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो इसे लिख सकता हूँ 243 वो लिख सकता हूँ। तो ये क्या है p बटे q के रूप का है तो जब p बटे q के रूप का है तो ये क्या है परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। आपको अच्छी तरह पता है कि ऐसी संख्या जिनका वर्गमूल मौजूद है जिनका वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है वो क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो इसका वर्गमूल क्या है तो ये क्या है परिमेय संख्या है। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है ये हमारा उत्तर नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखो दूसरे ऑप्शन में लिखना है 231 अपॉन 593 तो ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या को भी देखिए ये तो एक परिमेय संख्या मैंने कहा क्यों कर देखिए ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता है वो सभी परिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या जो लिखी गई है p बटे q के रूप में है अगर p बटे q के रूप में तो ये क्या है परिमेय संख्या मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। हमसे कहा था अपरिमेय बताने के लिए तो ये तो परिमेय तो हाँ अगर ये परिमेय है तो ये हमारा उत्तर किसी कीमत पे नहीं हो सकता। हाँ अगला दोस्तों ऑप्शन है 0 पॉइंट। अगला दोस्तों आइए हम अगले ऑप्शन को ट्राई करते हैं कि क्या ये परिमेय है या परिमेय है। तो अगले ऑप्शन में लिखा है 0.45 और ऐसे ऐसे आगे चलते जा रहे हैं। दोस्तों अभी आपने भी पढ़ा नहीं है दोस्तों अभी आपने पढ़ा नहीं है ठीक है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप वहाँ पर सीखेंगे कि अगर पॉइंट के बाद दोस्तों अभी आपने पढ़ा नहीं है ठीक है। आपको मैं पहले बता देता हूँ अगर पॉइंट के बाद नंबरों की एक श्रृंखला बार बार रिपीट होती है तो उस चीज को हम उस उस संख्या को उस पूरी संख्या को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि वो एक परिमेय संख्या होती है। दोस्तों आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद 4 5 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। अगर 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है 45 4 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये एक परिमेय संख्या है। क्या है परिमेय संख्या है। अगर मैं इसे p बटे q के रूप में लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 45 अपॉन ये 99 लिख सकता हूँ। अगर इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तो इसे मैंने अगर मैं इसे p बटे q के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा 45 अपॉन 99। अगर हम इसे p बटे q के रूप में लिख पा रहे हैं तो ये क्या है परिमेय संख्या है। हाँ
इस प्रकार देखा जाए तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमसे कहा गया था कि पहले एक अप्रमेय इन ऑप्शनों में से कौन सा अप्रमेय है, तो ये तो प्रमेय का होगा। अगर ये प्रमेय है तो ये किसी को हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसकी पसंद को बनता है। अब दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं। दोस्तों अगले ऑप्शन में अगले अगले ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, वन टू वन वन टू ट्रिपल इसके बाद चार वन है, और ऐसे ही आगे चलते जाते हैं। तो दोस्तों ये जो संख्या है, ये जो संख्या लिखी गई है, इससे भी किसी कीमत पर दोस्तों आप ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो नंबर है, नंबर लिखा गया है, वो रिपीट नहीं कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। दोस्तों अगर पॉइंट के बाद जो नंबर नंबर लिखा गया है वो बार बार, दोस्तों अगर पॉइंट के बाद एक नंबरों की एक श्रृंखला बार बार रिपीट होती है तो इसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि पॉइंट के बाद जो कोई ऐसी श्रृंखला नहीं है, नंबरों की कोई ऐसी श्रृंखला नहीं है, समूह नहीं है जो बार बार रिपीट करे। अगर बार बार रिपीट नहीं कर रहा है तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इस चीज को मैं अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखना चाहूँ तो मैं पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकता। इस प्रकार देखा जाए तो इन संख्याओं में से, इन चारों संख्याओं में से हमारा जो चौथी संख्या है 0.12 ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है जो अनंत तक लिखी गई है। आप लोग यहाँ कोई दिक्कत की प्रश्न को अब दोस्तों आपने परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्या को आपने अच्छी तरीके से जाना कि भैया परिमेय संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं, होता है इंटीजर, एक होता है इंटीजर, एक होता है रेशनल नॉन इंटीजर होता है। हम लोग यहाँ और आपने आगे पढ़ा था इंटीजर को भी हम कई भागों में बांट देते, उसमें एक अंतर आया था पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर, एक जीरो, एक होता है गैर ऋणात्मक पूर्णांक, एक होता है गैर धनात्मक पूर्णांक। हम लोग यहाँ तो दोस्तों इंटीजर का जो पहला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव, अब दोस्तों हम यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। क्या पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे और प्लान में ये समझेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर में कौन कौन से क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पहले चीजें समझते हैं। दोस्तों आपके सामने अभाज्य संख्याओं के बारे में अभाज्य संख्या के बारे में तो अब जितना हम पढ़ेंगे यहाँ सारे पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों अभाज्य संख्याओं के बारे में देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? लिखा है ऐसी संख्या जिसके केवल दो विभिन्न गुणनखंड हो। तो लिखा है एक ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो ही गुणनखंड हो या दो ही उत्तर हो, या तो एक एक उनमें से एक एक हो और एक स्वयं हो, तो वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। दूसरे शब्द में वह संख्या जो केवल अपने आप से डिवाइड होती है, अपने आप से डिवाइड होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों आपको अभाज्य संख्या, दोस्तों आपके सामने अभाज्य संख्या के बारे में अभाज्य संख्या के बारे में दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? आपकी स्क्रीन पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है और देखिए ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके केवल दो ही फैक्टर हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। एक तो वन हो, एक तो खुद वह हो, वो संख्या हो। एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ तो एग्जाम्पल में ला सकते हैं। एग्जाम्पल में 2 2 3 5 7 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं। ये जो सारी अभाज्य संख्याएं हैं उनके केवल दो ही फैक्टर है, उनके केवल दो ही फैक्टर है। इस 2 की देखा जाए तो केवल दो फैक्टर है, एक 1 है, एक 2 है। इस 3 के केवल दो ही फैक्टर है, एक 1 है, एक 3 है। इस 5 के केवल दो ही फैक्टर है, 5 है, एक 7 है। एक 5 है, एक 1 है, एक 5 है। इस प्रकार अभाज्य संख्या के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक वह पूरी संख्या होती है, ठीक है। और ये अभाज्य संख्या में केवल अपने आप से डिवाइड होती है, अपने आप से डिवाइड होंगे, या तो 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से डिवाइड होंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है, सिर्फ आपसे पूछता है एग्जाम में कि वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। आपसे यही से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, ठीक है। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनता है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है। दोस्तों एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो आप तुरंत कहोगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो।
दूसरा क्वेश्चन दोस्तों बनता है कि ऐसा आपसे पूछेगा कि ऐसा प्राइम नंबर बताइए, ऐसा प्राइम नंबर बताइए जो इवन है। तो ऐसा केवल एक ही प्राइम नंबर होता है, ऐसा केवल एक ही प्राइम नंबर होता है, ऐसा केवल एक ही प्राइम नंबर होता है जो इवन है, एकमात्र इवन प्राइम नंबर, एकमात्र 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 इवन प्राइम नंबर, एकमात्र इवन प्राइम नंबर। दोस्तों आपसे पहले तो बताइए एक ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जो इवन है। तो ऐसा केवल एक ही, ऐसा केवल एक ही प्राइम नंबर होता है, ऐसा केवल एक एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर, तो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। ये बात आपको समझनी है। तो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो एक इवन है। ठीक है, तो देखिए कोई प्रश्न नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अविभाज्य संख्या दो होती है, और दो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है, दो एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। क्या है? इवन है। ठीक है, और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, दो को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो ओड होते हैं। क्या होते हैं? ओड होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होता। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ रही है दोस्तों। बात आती है कि एक क्यों प्राइम नंबर नहीं है, बात आती है दोस्तों एक प्राइम नंबर है कि नहीं। दोस्तों एक जो है प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऐसा इसलिए दोस्तों, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि वन की वन जो है इसके केवल एक ही फैक्टर होता है। एक ऐसा नंबर है वन, एक ऐसा नंबर है, वन एक ऐसा नंबर है जिसके केवल एक फैक्टर होता है। क्या? एक फैक्टर होता है। एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसी संख्या है, एक वन एक ऐसी संख्या है जिसका केवल एक ही फैक्टर होता है। इस प्रकार दोस्तों अगर वन एक ऐसी संख्या है जिसकी केवल एक ही फैक्टर है, तो ये किसी कीमत पर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर के केवल दो फैक्टर होते हैं, और वन के क्या है? वन का केवल एक ही फैक्टर है। जब एक ही फैक्टर है तो ये क्या प्राइम नंबर हो सकता है? तो नहीं हो सकता। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है कि भैया वन जो होता है कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद करेंगे। अब तो भाज्य संख्या के बारे में देखिए। भाज्य संख्या के बारे में दोस्तों क्या लिखा है देखिए, लिखा है भाज्य संख्या कह रहा है ऐसी संख्या है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल ऐसी ऐसी संख्या ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिसके दो से अधिक फैक्टर हो, दो से अधिक फैक्टर हो, वे सभी भाज्य संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल में जैसे 4, 6, 8, 9, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, ये सभी क्या है? भाज्य संख्या है। दोस्तों टू टू भाज्य संख्या नहीं है, टू भाज्य संख्या नहीं है, टू भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसके केवल दो फैक्टर होते हैं। क्या? उसके केवल दो फैक्टर होते हैं। और भाज्य संख्याओं के दोस्तों दो जो है भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि उसके केवल दो फैक्टर होते हैं, और भाज्य संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, दोस्तों जो 4 है इसके दो से अधिक फैक्टर है, 6 जो है इसके दो से अधिक फैक्टर है, 8 जो है दो से अधिक फैक्टर है। तो आपको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्याओं के दो से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपसे यहीं से एक क्वेश्चन बनता है। क्या आपसे कहेगा कि ऐसी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती कौन सी है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी दोस्तों आपसे यहीं से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। कहता है कि भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या 4 होती है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बात आती है वन भाज्य संख्या की, बात आती है कि वन भाज्य संख्या है कि नहीं। दोस्तों वन जो है भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसकी इसकी एक फैक्टर होती है, क्योंकि इसका केवल एक फैक्टर होता है, और भाज्य संख्या के दो से अधिक फैक्टर होते हैं। अगर केवल इसके वन के केवल एक ही फैक्टर होता है तो ये किसी कीमत पर भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है।
तो आपको ध्यान रखना है कि भैया वन एक ऐसी संख्या होती है, वन एक ऐसी संख्या होती है जो ना ही प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोनेंट नंबर होता है, ना ही अभाज्य संख्या होता है, ना ही भाज्य संख्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्रॉब्लम हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तीसरा दोस्तों तीसरा पॉजिटिव है। दोस्तों तीसरा जो आता है पॉजिटिव इंटीजर जो आता है, तो दोस्तों पॉजिटिव इंटीजर में तीसरा जो पॉइंट आता है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या आता है। तो आखिर सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है। हाँ बोलिए। दोस्तों सहअभाज्य संख्याओं के बारे में लिखा है, कहा है कि ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं की जोड़े जिनका एचसीएफ अधिकतम एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या। दोस्तों सहअभाज्य संख्याओं के बारे में आपके सामने लिखा गया है ऐसा ऐसे दो अभाज्य संख्याओं की जोड़ी, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं की जोड़ी जिनका एचसीएफ एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो दो और तीन, दोस्तों इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। दोस्तों इन दोनों में दिख रहा है, ये दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों जो है अभाज्य संख्याएं हैं, और इन दोनों अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एक है, क्योंकि इन दोनों में कुछ एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं, और कॉमन वैल्यू ही क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। अगर कुछ एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या है, एक है। तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े, ये क्या है, दो सहअभाज्य संख्याओं के जोड़े। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 3, 5 इनकी क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, एक है। जब इनमें कुछ कॉमन नहीं है, इनमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों 7, 11 ये भी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों एक मिनट रुकिए। इसी प्रकार दोस्तों सहअभाज्य संख्याओं का अगला जोड़ा 7 और 11 हो सकता है। क्या 7 और 11 हो सकता है दोस्तों, तो ये जो दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। ये दोनों अभाज्य संख्याएं दिख रही है, इनमें एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है, एक है। अगर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है तो इन्हें क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, सारी चीजें समझ आ गई हैं, तो अभी हम सारी चीजें समझ आ गई हैं, सारी चीजें समझ आ गई। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगला आता है दोस्तों पिन प्राइम नंबर। आखिर पिन प्राइम नंबर क्या होता है, तो अगला आता है पिन प्राइम नंबर। आखिर पिन प्राइम नंबर क्या होता है, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच का अंतर 2 हो, तो ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, एक मिनट, तो ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े, तो ऐसी अभाज्य संख्याओं के दोस्तों ऐसी दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच का अंतर 2 हो, वे पिन प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसे अगला जो निकल कर आता है पिन प्राइम नंबर। अगला दोस्तों निकल कर आता है पिन प्राइम नंबर। दोस्तों पिन प्राइम नंबर के बारे में आपके सामने लिखा है कि ऐसी दो अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनके बीच का अंतर 2 होता है उसे पिन प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में अगर मैं देखना चाहूँ, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, वो हो सकता है 3, 5। 3, 5 आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये दोनों जो अभाज्य संख्याएं हैं इनके बीच का अंतर 2 है। तो अगर इन दोनों अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 है तो ये पिन प्राइम नंबर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे तो एक अभाज्य संख्या 5, एक अभाज्य संख्या 7। क्योंकि ये जो अभाज्य संख्याएं लिखी गई है इनके बीच का अंतर 2 है। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच का इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 है तो ये कुछ नहीं है, एक पिन प्राइम नंबर। क्या पिन प्राइम नंबर, ये पिन प्राइम नंबर है, जोड़ पिन प्राइम नंबर। ठीक है, इसी प्रकार देखो 13 और 11 दो अभाज्य संख्याएं हैं, और इन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, 2। इस प्रकार देखते हैं तो क्या है, इस प्रकार तो देखा जाए तो 13 और 11 जो है पिन प्राइम नंबर है। तो आपको
दोस्तों एक से 100 तक, दोस्तों एक से लेकर 100 तक, दोस्तों एक से लेकर 100 तक कुल मिलाकर आठ आठ तीन प्राइम नंबर होते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एक से लेकर 100 तक, एक से लेकर 100 तक कुल मिलाकर आठ तीन प्राइम नंबर होते हैं। आठ तीन प्राइम नंबर होते हैं। तीन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों एक से लेकर 100 तक, एक से लेकर 100 तक कुल मिलाकर आठ ट्रू प्राइम नंबर होते हैं। क्या आठ ट्रू प्राइम नंबर होते हैं? ठीक है, आठ ट्रू प्राइम नंबर। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर है। जैसे 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 7 11 हो गया, 7 13 11 हो गया, 13 11 हो गया, 17 19 हो गया, 29 31 हो गया, 31 43 हो गया, 31 43 हो गया, 61 62 हो गया, 72 73 हो गया। ये तो ये सारी क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, सारी चीजें समझ में आ गई। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो अपनी संख्या जिनके बीच में होते हैं उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। और एक से लेकर 100 तक कुल मिलाकर आठ ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, आठ ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आइए परफेक्ट नंबर। तो अगला निकल कर आता है आखिर परफेक्ट नंबर होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अगला निकल कर आता है परफेक्ट नंबर। दोस्तों अगला निकल कर आता है परफेक्ट नंबर। आखिर परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? दोस्तों एक ऐसी संख्या, दोस्तों एक ऐसी संख्या जिनके सभी फैक्टर्स का जोड़ खुद वही संख्या होता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट नंबर। दोस्तों एक ऐसी संख्या, दोस्तों एक ऐसी संख्या जिनकी सभी फैक्टर्स का जोड़ वही संख्या होता है, उसे हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे दोस्तों 6, जैसे दोस्तों 28। अगर दोस्तों मैं एग्जाम्पल में देखूं तो एग्जाम्पल में 6 हो सकता है, 28 हो सकता है, 6 हो सकता है, 28 हो सकता है, 128 हो सकता है, 128 हो सकता है, और 218 हो सकता है। ये दोस्तों 6 हो सकता है, 6 हो सकता है, 28 हो सकता है, 128 हो सकता है, 218 हो सकता है। ठीक है, दोस्तों ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, इनके सभी फैक्टर्स का जोड़ खुद यही संख्या। अगर मैं 6 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालूं तो 6 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 28 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालूं तो 28 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार 128 के सभी फैक्टर्स का अगर मैं जोड़ निकालूं तो 128 ही आएगा। इसी प्रकार 218 के सभी फैक्टर्स का जोड़ निकालूं तो क्या आएगा, 218 ही, 218 ही 8128 गलत लिख दिया, 8128। इसी प्रकार अगर मैं 8128 8,128 की सभी फैक्टर्स को जोड़ निकालूं तो 8,128 ही प्राप्त होगा, 128 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो दिक्कत की प्रश्न पड़ेगा। तो ये सभी क्या है, परफेक्ट नंबर की, परफेक्ट नंबर के सभी एग्जाम्पल क्या है, परफेक्ट नंबर के सभी क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो आपको एक बात और ध्यान देना है, सबसे पहले परफेक्ट जो नंबर खोजा गया था वो 6 को खोजा गया। सबसे पहले, सबसे पहले खोजा जाने वाला परफेक्ट नंबर, सबसे पहले, सबसे पहले खोजा जाने वाला परफेक्ट नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो खोज हुई थी परफेक्ट नंबर की, उस चीज की हुई थी। खोजा जाने वाला परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर। ठीक है, सबसे पहले खोजा जाने वाला परफेक्ट नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत की किसी को नहीं है, कोई दिक्कत की पसंद नहीं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले जो परफेक्ट नंबर खोजा गया था वो 6, कुल मिलाकर 6। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में हम समझ में आ गई। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। आखिर रिलेटिव प्राइम, अगला दोस्तों आता है रिलेटिव प्राइम नंबर। अगला दोस्तों निकल कर आते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। अगला दोस्तों निकल कर आता है रिलेटिव प्राइम नंबर। आखिर रिलेटिव प्राइम नंबर होता क्या है, आखिर रिलेटिव प्राइम नंबर होता क्या है, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, दोस्तों ऐसी दो संख्याएं, दोस्तों ऐसी दो संख्याएं जिनका अधिकतम कॉमन वैल्यू एक हो, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, दोस्तों ऐसी दो संख्याएं जिनका जिनका अधिकतम कॉमन वैल्यू एक हो, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है, रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाता है। दोस्तों अगला निकल आता है रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर,
आखिर रिलेटिव प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो एक ऐसा जो ऐसी दो संख्या जिनका अधिकतम कॉमन वैल्यू या एचसीएफ जो हो एक हो, उसे हम रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखो 9 और 25, जैसे देखो अगर मैं एग्जाम्पल में देखूँ 9 और 25, दोस्तों 9 और 25 में देखो 9 और 25 में देखा जाए तो कॉमन एक के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ये क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है। क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर। इसी प्रकार देखो 8 5, तो 8 और 5 में देखा जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है। इसी प्रकार देखो 3 और 5 क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर। क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है, क्योंकि इनके बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। इनके बीच में एक के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। इसी प्रकार देखो 16 और 25 में क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है। क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर। इसी प्रकार देखो 16 और 25 में क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है। ठीक है, इन तक सारी चीजें समझ में आई तो हाँ समझ में आ गई है। समझ में यहाँ तक सारी चीजें आ गई है। ठीक है, अगर देखो यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है तो आइए हम इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा और क्लियरिटी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा गया है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए कह रहा है दो पूर्णांक पी और क्यू दोनों एक से बड़े हैं। ठीक है, तो इनको प्राइम नंबर यहाँ पर लिखना चाहिए। दोनों लिखा है दो पूर्णांक पी और क्यू दोनों एक से बड़े हैं। कह रहे हैं जहाँ पी और क्यू रिलेटिव प्राइम नंबर है तब निम्न में से कौन सा कथन सही हो सकता है? दोस्तों अगर पी और क्यू रिलेटिव प्राइम नंबर है तो इनका जो इनके दोनों जो संख्याएं होंगी उनकी में कॉमन वैल्यू एक होगा। हाँ, ठीक है, कह रहे हैं दो पूर्णांक पी और क्यू है दोनों एक से बड़े हैं। ठीक है, कह रहा है पी और क्यू जो है रिलेटिव प्राइम नंबर है, मतलब दोनों में कॉमन वैल्यू एक है। हाँ, कह रहा है तब बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। तब बताइए निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। कह रहा है क्या पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। दोस्तों कह रहा है कि पी और क्यू, कह रहा है पी और क्यू दोनों एक से बड़े हैं। कह रहा है पी और क्यू दोनों एक से बड़े हैं। ठीक है, पी और क्यू दोनों एक से बड़े हैं। ठीक है, कह रहा है कि पी और क्यू दोनों एक से बड़े हैं। कह रहा है ये दोनों जो है पी और क्यू जो है रिलेटिव प्राइम नंबर है। रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। अगर तो रिलेटिव प्राइम नंबर है पी और क्यू रिलेटिव प्राइम नंबर है तो इनमें इनमें कॉमन वैल्यू देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू पी और क्यू में कॉमन वैल्यू कॉमन कॉमन वैल्यू जो होगा वो एक होगा। पी और क्यू जो दोनों संख्याएं हैं, पी और क्यू दोनों जो संख्याएं होंगी कॉमन वैल्यू देखोगे तो एक होगा। हाँ, ये बातें समझ में आ रही है आपको? तो पहला हमसे क्वेश्चन क्या करेगा, परीक्षित कर रहा है कि क्या पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं? ठीक है, क्योंकि पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर हम लेने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पी की वैल्यू मैंने 2 रखी है, पी की वैल्यू 3 रखी है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो अगर मैं पी की वैल्यू 2 रखता हूँ और क्यू की वैल्यू 3 रखता हूँ तो यहाँ पर दिख रहा है कि 2 और 3 अगर देखिए मैं पी की वैल्यू 2 रखता हूँ तो क्यू की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 2 और 3 जो है ये भी रिलेटिव प्राइम नंबर ही है। क्योंकि दोस्तों 2 और 3 में एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के सिवा कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ, तो देखो इस प्रकार देखा जाए तो अगर 2 और 3 पी की वैल्यू 2 और 3 रखता हूँ, पी की वैल्यू 2 और 2 की वैल्यू 3 रखता हूँ तो ये ऐसी स्थिति में 2 और 3 भी क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है। इस प्रकार देखा जाए तो पी और क्यू की वैल्यू बिल्कुल पी और क्यू की वैल्यू प्राइम नंबर हो सकता है। क्या प्राइम नंबर हो सकता है? हमसे कहा था कि क्या पी और क्यू की वैल्यू प्राइम नंबर हो सकता है? तो दोस्तों अब आप पी की वैल्यू 2 रख रहे हो, क्यू की वैल्यू 3 रख रहे हो तो ये क्या निकल कर आ रहा है? रिलेटिव प्राइम नंबर निकल के आ रहा है। तो इस प्रकार देखें तो पी और क्यू की वैल्यू प्राइम नंबर हो सकती है। तो इसको ठीक है। कह रहा है क्या पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। दोस्तों पी और क्यू क्या है? रिलेटिव प्राइम नंबर है। हाँ, तो कह रहा है पी की वैल्यू अगर पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या है तब क्या रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकता है? कह रहा है पी और क्यू दोनों भाज्य संख्या है तब क्या रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकता है? देख लेते हैं। देखिए पी की वैल्यू मैं 16 ले ले रहा हूँ और क्यू की वैल्यू 25 ले ले रहा हूँ।
तो मैं पी और क्यू दोनों की वैल्यू भाज्य संख्या ले लेता हूँ। तो ऐसी स्थिति में देखो दोस्तों, आप देखते हैं कि ये दोनों जो भाज्य संख्याएं हैं, इन दोनों भाज्य संख्याओं में ये किसी का कुछ भी कॉमन नहीं है। हाँ दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो पी की वैल्यू पी, अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। इस प्रकार देखा जाए तो पी और क्यू की वैल्यू भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं अगर दो पी और क्यू की वैल्यू एक भाज्य संख्या है तो ऐसी स्थिति में भी ये क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। हाँ दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो पी और क्यू दोनों की वैल्यू भाज्य संख्या हो सकती है। हाँ दोस्तों, अगला कह रहा है क्या एक पी एक प्राइम नंबर और क्यू एक कंपोजिट नंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं पी की वैल्यू एक प्राइम नंबर ले रहा हूँ और क्यू की वैल्यू एक कंपोजिट नंबर ले रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि अगर मैं पी की वैल्यू एक प्राइम नंबर ले रखता हूँ और क्यू की वैल्यू एक कंपोजिट नंबर रखता हूँ, मतलब भाज्य संख्या रखता हूँ, तो ऐसी स्थिति में भी पी और क्यू जो है रिलेटिव प्राइम नंबर है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, ऐसी स्थिति में भी पी और क्यू क्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हाँ, पी की वैल्यू पी अगर एक प्राइम नंबर है और क्यू एक कंपोजिट नंबर है तो ऐसी स्थिति में भी ये रिलेटिव प्राइम नंबर हो सकते हैं। हाँ, इस प्रकार देखो तीनों कथन हमारे क्या है, सही है। हाँ, तीनों कथन हमारे क्या है, सही है। बताइए कोई दिक्कत नहीं, पसंद करूंगी कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हमें कुछ और चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। पहला आता है इवन नंबर। आप इवन नंबर के हो सकते हैं, आप हो सकता है आप इवन नंबर के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इवन नंबर आखिर किसे कहते हैं, बात निकल कर आती है इवन नंबर किसे कहते हैं, बात निकल कर आती है दोस्तों इवन नंबर आखिर किसे कहते हैं। दोस्तों इवन नंबर के बारे में आपकी स्क्रीन पर लिखा है। दोस्तों ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वे सभी संख्याएं अवन नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके आखिर अंत में, ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, ये सभी संख्याएं हमारी प्राय इवन नंबर कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। 0, 2, 4, 6, 8 आता है, ये सभी संख्याएं इवन नंबर कहलाती है। दोस्तों इवन नंबर किसे कहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। दोस्तों ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम याद कर सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 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 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वे सभी संख्याएं इवन नंबर होती है। वे सभी संख्याएं एक इवन नंबर होती है। ठीक है, इवन नंबर होती है। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं होंगे। हाँ, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी, प्रॉब्लम हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम विषम संख्याओं के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, दोस्तों आप देखिए विषम संख्याओं के बारे में क्या लिखा गया है। अगला दोस्तों निकल कर आता है ओड नंबर। 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 आखिर ओड नंबर किसे कहते हैं, ये भी जानना जरूरी होगा। दोस्तों अगला निकल कर आता है ओड नंबर। ओड नंबर आखिर किसे कहते हैं, ये भी जानना जरूरी है। दोस्तों ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होती है, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होती है, उन्हें हम ओड नंबर कहते हैं, मतलब विषम संख्याएं कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आती है, वे सभी संख्याएं ओड संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है इवन कोड के बारे में। ठीक है, तो पहला आता है इवन संख्या। ऐसी संख्या जिसके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वे सभी संख्याएं इवन नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 नहीं आता है, वो क्या कहलाती है, ओड संख्या कहलाती है। तो आपको दो ही बात ऐसे ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको दो ही बात ध्यान रखनी है, आपको दो ही बात ऐसे ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत की परेशानी हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। ठीक, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, और यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें हमें क्लियर है। अब दोस्तों कुछ चीजों के बारे में और ही आप जान लें।
क्योंकि अब कुछ और चीज़ों के बारे में आप यहाँ पर जान लीजिए, ठीक है। मैं आपके यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। वो तो पेपर में अक्सर पूछ लेते हैं, आपसे पेपर में पूछ लेता है कि बताइए 1 से लेकर 10 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं, या पूछ लेगा कि 1 से लेकर 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं। तो आप वहाँ पर अगर निकालने बैठते हैं काउंट लिखकर उसके बाद काउंट करने बैठते हैं तो आपका समय ज़्यादा खराब होगा। इसलिए दोस्तों आप मैं यहाँ पर लिखवा दे रहा हूँ, आप नहीं बैठेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 10 तक, दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक कुल मिलाकर 4 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 10 तक मिलाकर 4 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 1 से लेकर 10 तक मिलाकर 4 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत की प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 20 तक कुल मिलाकर 8 प्राइम नंबर होते हैं। 8 प्राइम नंबर, 1 से लेकर 20 तक कुल मिलाकर 8 प्राइम नंबर होते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 से लेकर 10 तक कुल मिलाकर 4 प्राइम नंबर होते हैं, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि 1 से लेकर 20 तक कुल मिलाकर 8 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ये 1 से लेकर, अगर पूछिए आपसे एग्जाम में मतलब 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में कभी पूछे तो आपसे 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको बताना है कि भैया 1 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मतलब 1 से लेकर 20 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको बताना है कि ये कुल मिलाकर 8 प्राइम नंबर होते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले कि मतलब 1 से लेकर 50 तक कुल कितने प्राइम नंबर हैं, तो आपको बताना है कि भैया 1 से लेकर 50 तक कुल मिलाकर 15 प्राइम नंबर होते हैं। 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। इसी प्रकार अगर आपसे कभी भी पूछ लेते हैं कि बताइए 1 से लेकर, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए 1 से लेकर 100 तक, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए 1 से लेकर 100 तक कुल कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो आपको बताना है कि 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 25 प्राइम नंबर होते हैं। क्या 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। 4 ही 5 बातें आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसी प्रकार दोस्तों अगर आपसे पूछ लेता है कि बताइए 1 से लेकर 200 तक, इसी प्रकार दोस्तों अगर कभी बाई चांस पूछ ले कि 1 से लेकर 200 तक, इतना ऊपर नहीं जाता है, आपसे थोड़ा ही पूछेगा, 1 से 10 पूछ सकता है या 1 से 20 पूछ सकता है, 1 से 50 तक पूछ सकता है, तो ऐसे ही पूछ लेता है। अगर इनमें से पूछता है तो आप तुरंत जवाब देना, ठीक है। अगर आपसे पूछने की बताइए 1 से लेकर 200 तक कुल कितने प्राइम नंबर है, तो आपको करना है 46 प्राइम नंबर। इसी प्रकार एक आखिरी आपको ध्यान रखना है, आखिरी बात आपको ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक कुल मिलाकर 165 प्राइम नंबर होते हैं। 165 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। आपको पहली बात याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक कुल मिलाकर 4 प्राइम नंबर होते हैं। दूसरा याद रखना है कि 1 से लेकर 20 तक कुल मिलाकर 8 प्राइम नंबर होते हैं। तीसरा ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 50 तक कुल मिलाकर 15 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 25 प्राइम नंबर, ये भी ध्यान रखना है। इसी प्रकार ध्यान रखना है कि 1 से लेकर 200 तक 46 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से लेकर 100 तक कुल मिलाकर 100 तक कुल मिलाकर 1000 तक कुल मिलाकर 165 प्राइम नंबर होते हैं। ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई नहीं। अब बात आती है, अब इसी प्रकार दोस्तों इसी क्रम में हमें कुछ और जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे दोस्तों अगर हम इवन इवन दोस्तों जैसे अगर दोस्तों में इवन की मल्टीप्लाई, अगर दोस्तों में इवन इवन का मतलब होता है सम संख्या, अगर दोस्तों में इवन की मल्टीप्लाई इवन से करता हूँ, अगर दोस्तों में इवन की मल्टीप्लाई इवन से करता हूँ तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। आप चाहे देख लीजिए इवन की मल्टीप्लाई जब भी हम इवन से करेंगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अगर दोस्तों मैं इवन की मल्टीप्लाई ओड से करता हूँ, इवन की मल्टीप्लाई ओड से करता हूँ या ओड की मल्टीप्लाई इवन से करता हूँ, तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा, इवन मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि यह इवन की मल्टीप्लाई अगर हम इवन से करते हैं तो इवन मिलेगा। इसी प्रकार दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इवन की मल्टीप्लाई ओड से करें या ओड की मल्टीप्लाई इवन नंबर से करें, तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं प्रॉब्लम। अगर दोस्तों तीसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं ओड की मल्टीप्लाई, क्योंकि इसी प्रकार ओड की मल्टीप्लाई अगर हम ओड से करते हैं तो हमेशा हमें ओड नंबर मिलता है। क्या मिलता है? ओड नंबर मिलता है। अगर हम ओड की मल्टीप्लाई ओड से करें तो हमेशा ओड नंबर मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, पसंद नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इवन में इवन जोड़ते हैं, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इवन में इवन जोड़ते हैं, इवन में इवन जोड़ते हैं तो हमें इवन ही मिलता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इवन में इवन जोड़ते हैं, सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इवन में इवन ही जो, अगर हम इवन में इवन नंबर जोड़ रहे हैं तो इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुन प्रॉब्लम। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इवन में, इसी प्रकार दोस्तों हम इवन में अगर ओड जोड़ते हैं, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इवन में, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम इवन में ओड जोड़ते हैं, इवन में ओड जोड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें ओड नंबर प्राप्त होगा। क्या? ओड नंबर प्राप्त होगा। ठीक है, अगर दोस्तों हम इवन में इवन जोड़ते हैं तो इवन प्राप्त होगा, इवन में ओड जोड़ते हैं तो ओड प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम ओड में ओड जोड़ते हैं, ओड में ओड संख्या में ओड संख्या जोड़ते हैं तो हमें इवन प्राप्त होगा। ओड संख्या में ओड संख्या जोड़ते हैं तो हमें इवन प्राप्त होगा। ठीक है, इवन प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत कर सकते हैं। तो ये 6-7 बातें हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार आपको एक दो बात और याद रखना है, मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसी प्रकार आपको 2-3 बातें और याद रखनी है कि इवन संख्या में से अगर हम इवन संख्या घटाते हैं, इवन में से अगर हम इवन घटाते हैं तो इवन प्राप्त होता है। इसी प्रकार अगर हम ओड में से ओड घटाते हैं, ओड में से हम ओड घटाते हैं, इसी प्रकार दोस्तों अगर हम ओड में से ओड घटाते हैं तो हमेशा इवन प्राप्त होता है। तो इवन में से इवन घटाऊं या ओड में से ओड घटाऊं तो हमेशा इवन प्राप्त होगा। क्या? इवन प्राप्त होगा। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और एक दूसरी और 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि इवन में से मैं ओड घटाऊं या ओड में से इवन घटाऊं तो हमेशा ओड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हुआ? ओड प्राप्त हुआ। तो ये बेसिक बातें होती है, ये सबको पता रहता है। इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है, इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ, ये सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई। तो अब आइए दोस्तों हम उस क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, अपने क्वेश्चनों को यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि निम्न में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। कह रहा है निम्न में से सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। कह रहा है 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। दोस्तों 1 देखा जाए तो 1 तो किसी कीमत पे अभाज्य संख्या होता नहीं है। किस प्रकार? ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। हाँ, दोस्तों 3 अभाज्य संख्या होता है, 5 हो सकता है, 5 होता है और 7 होता है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो हमसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अभाज्य संख्या है दोस्तों 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, इसी प्रकार आगे होती है। तो इस प्रकार दोस्तों तो देखा जाए तो सबसे छोटी इवन अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी ओड अभाज्य संख्या दोस्तों वो 3 होती है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे सबसे छोटी ओड अभाज्य संख्या जो होती है वो 3 होती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो दूसरा होगा। हाँ, दूसरा होगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अगला दोस्तों कह रहा है कि क्या सभी अभाज्य संख्या विषम होती है? दोस्तों अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? देखिए अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्या जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अभाज्य संख्याएं वास्तव में 2, 3, 5, 7, 2, 2, 2 इसी प्रकार आगे होती है। तो दोस्तों देखा जाए तो अभाज्य संख्या में इवन संख्या भी आती है और ओड संख्या आती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं में इवन संख्या भी आती है और भी संख्या आती है। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्या सभी अभाज्य संख्या विषम होती है? तो देखा जाए तो कहाँ दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो सभी अभाज्य संख्याएं तो विषम नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सभी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो अभाज्य संख्याओं में इवन भी आ रहा है। और हमसे कह रहा है क्या सभी अभाज्य संख्याएं ओड होती है? नहीं, ये गलत बात है। हाँ, इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं जो होती है वो ओड नहीं होती है, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याओं के अंदर इवन संख्या भी आती है, इवन संख्या भी आती है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला दोस्तों देखिए क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए कह रहा है कि
क्या एक 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 को कह संख्या एक को किस श्रेणी में रखा जा सकता है, कह रहा है कि संख्या एक को किस श्रेणी में रखा जा सकता है, कह रहा है अभाज्य संख्याओं में हम रख सकते हैं, कह रहा है कि भाज्य संख्याओं में रख सकते हैं, कि सम संख्या में रख सकते हैं, कि विषम संख्या। दोस्तों आपको चित्र में दिख रहा है कि एक ऐसी संख्या है जो भाज्य ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो वैसे कैंसिल होगा। दोस्तों दोस्तों देख रहे हैं तो एक जो होता है वो सम संख्या भी नहीं होती, हाँ, क्योंकि ये दो से डिवाइड भी नहीं हो सकती है, या दूसरे शब्द में कह सकते हो कि एक जो है एक के जो संख्या एक है इसके आखिरी में देखिए तो न जीरो आ रहा है, दो चार छह आठ कुछ भी नहीं आ रहा है, तो ये भी इवन नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसे हम विषम संख्या में रख सकते हैं, और आपको अच्छी से पता है कि ऐसी संख्याएं जो दो से डिवाइड नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। तो वन क्या है, एक ओड नंबर है, क्या है ओड नंबर। तो इस प्रकार वन को हम विषम संख्याओं की श्रेणी में रख सकते हैं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो अगला कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या वो फोर होती है, क्या बताया था कि ये हो गया। ये चीज यहाँ पर पूछ रहा है, कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या निम्न ऑप्शन में से कौन सी होगी। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों फोर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जीरो भी नहीं हो सकता है, वन भी नहीं हो सकता है, सिक्स भी नहीं हो सकता है, फोर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगला कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा होता है। कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होता है, एक विषम होता है, सम या विषम दोनों हो सकते हैं, या एक अभाज्य संख्या एक होता है। ठीक है, ये कह रहा है तो हाँ, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा होता है। कह रहा है सम संख्या होता है कि विषम होता है, कि दोनों सम या विषम दोनों होते हैं। कह रहा है अभाज्य या उनमें से अभाज्य संख्या होता है। हाँ, कह रहा है कि दो अभाज्य संख्या, कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का योग निम्न में से क्या होता है। हाँ, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर मैं दो को छोड़ दूं, जो दो हमारा जो अभाज्य संख्या दो है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो सभी अभाज्य संख्या क्या होती है, फोर होती है। तो अगर दोस्तों ये दोनों संख्याएं, अगर दोस्तों ये दोनों जो अभाज्य संख्याएं हैं, अगर दोस्तों ये दोनों जो अभाज्य संख्याएं हैं ये ओड है, तो ऐसी स्थिति में ओड और ओड का जोड़ जो है ये बना, मतलब यहाँ ये बना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अगर दोस्तों जो अभाज्य संख्या दो है उसे मैं रिवर्ट कर दूं तो सभी अभाज्य संख्याएं ओड होती है। हाँ, इस प्रकार दोस्तों अगर मैं दो को इग्नोर कर देता हूँ तो सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अगर दोस्तों दोनों अभाज्य संख्याएं ओड है तो ऐसी स्थिति में ओड ओड को जुड़ने पर तो इवन आए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं पसंद होगी। अगर दोस्तों इन दोनों संख्याओं में से इन दोनों अभाज्य संख्याओं में से एक संख्या हमारी, एक अभाज्य संख्या हमारी दो है, दो हो, तो दूसरी हमारी ओड होगी तो हाँ। अगर दोस्तों इनमें से एक संख्या जो हमारी जो है, तो अगर इन दोनों संख्याओं में से, इन दोनों अभाज्य संख्याओं में से एक हमारी अभाज्य संख्या इवन हो, इवन तो होती है कभी हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों अभाज्य संख्याओं में से एक संख्या हमारी इवन हो और दूसरी ओड हो, तो ऐसी स्थिति में इवन ओड का जोड़ जो है, इवन ओड का जोड़ जो है ओड आएगा। हाँ, क्या आएगा, ओड। अगर दोस्तों दोनों अभाज्य संख्या इवन होती है तो ऐसी स्थिति में क्या, अगर दोनों अभाज्य संख्या ओड होती है तो ओड का जोड़ क्या बनाएगा। अगर तो इन दोनों में से एक इवन होगा और एक ओड होगा तो ऐसी स्थिति में इवन ओड क्या आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो दो अभाज्य संख्याओं का योग तो कभी भी सम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इवन तो ओड दोनों आ रहा है। इवन भी आ सकता है, ओड भी आ सकता है। तो इस प्रकार विषम भी नहीं हो सकती है, अभाज्य संख्या भी नहीं हो सकती है। अगर इवन प्राप्त हो रहा है तो कहाँ अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या कहाँ होगी। अगर इवन प्राप्त हो रहा है जोड़ तो कहाँ अभाज्य संख्या हो जाएगी, जोड़। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ सम संख्या और विषम दोनों, सम संख्या या विषम संख्या हो सकता है। हम लोग सम संख्या और विषम संख्या हो सकता है। यहाँ पर हमेशा जो है बात जो हमेशा लिखा गया है ये यहाँ पर होना चाहिए था ऐसे, दो अभाज्य संख्या का जोड़ सम संख्या योग हो सकता है, सम संख्या हो सकता है या विषम संख्या। कोई दिक्कत की परेशानी होगी, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि x एक सम संख्या है, कह रहा है यदि x एक सम संख्या है, कह रहा है यदि x एक सम संख्या है तो x स्क्वायर प्लस वन हमेशा क्या होगा। हाँ, कह रहा है यदि x एक सम संख्या है तो बताइए x स्क्वायर प्लस वन क्या होगा, हमेशा क्या होगा। हाँ, हमेशा क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों x एक सम संख्या है तो ऐसी सम संख्या का स्क्वायर भी क्या होगा। दोस्तों अगर x हमारा एक सम संख्या है तो उस सम संख्या का स्क्वायर भी क्या होगा, सम होगा।
इस प्रकार देखें तो ये जो इसकी वैल्यू होगी वो इवन होगी, क्या होगा, इवन होगी, इवन होगी। ये तो अगर x एक सम संख्या है तो इसकी मैं चाहे जितनी पावर कर लूँ इवन ही प्राप्त होगा। हाँ, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इवन आ रही है। और दोस्तों वो वन क्या है, तो ओड है। हाँ, और इवन ओड का जोड़ क्या आता है, तो ओड आता है, क्या आता है, ओड आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया अगर x एक सम संख्या है तो x स्क्वायर प्लस वन हमेशा ओड हमेशा एक विषम संख्या प्राप्त होगी, हमेशा एक विषम संख्या होगी। ठीक है, अगर आप समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई वैल्यू रखेंगे, आप कोई वैल्यू रखेंगे। दोस्तों x कह रहा है कि x एक सम संख्या है, तब बताइए x स्क्वायर प्लस वन हमेशा क्या होगा। ठीक है, अगर दोस्तों x एक सम संख्या है तो मैं x की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ, 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी रख सकता हूँ। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो यहाँ पर मुझे 5 प्राप्त होगा। अगर मैं 3 रखता हूँ, अगर मैं 4 रखता हूँ तो ये 4 रखोगे तो 17 प्राप्त होगा। अगर मैं 6 रखता हूँ तो 37 प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं 8 रखता हूँ तब रखोगे तो 65 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से तो देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू 5 आ रही है, 17 आ रही है, 37 आ रही है, 65 आ रही है। तो तीन स्थितियों में क्या मिला है, तीन स्थितियों में मुझे क्या मिला है, अभाज्य संख्या मिला है। लेकिन चौथी स्थिति में मुझे क्या मिला है, भाज्य संख्या मिला है, भाज्य संख्या मिला है। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू हमेशा हमेशा तो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। हाँ, हमेशा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है, ना ही हमेशा सम संख्या होगी, ना ही शून्य होगी। हमेशा क्या हो रही है, विषम संख्या प्राप्त हो रही है, हमेशा क्या प्राप्त हो रही है, विषम संख्या प्राप्त हो रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हाँ, दोस्तों मैं आपको अच्छी तरह बता दूं कि ऐसी दो संख्या जिनके बीच में कॉमन वैल्यू एक होती है उनका लघुत्तम समापवर्तक कुछ और नहीं, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे दोस्तों 3 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस प्रकार देखते हैं तो 3 और 5 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा, एलसीएम जो है वो 15 होगा। इसी प्रकार 7 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनका लघुत्तम समापवर्तक जो होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब 56 होगा। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। दो संख्या, दो सहअभाज्य संख्याएं, कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याएं, ठीक है, कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याएं, कह रहा है दो सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या है। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि सहअभाज्य संख्या, देखो आप मुझे बताइए सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कभी देखिए सहअभाज्य संख्या ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके में कॉमन वैल्यू एक होता है, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ, तो मान लीजिए देखिए दो सहअभाज्य संख्याएं ए और बी है। हाँ, तो कह रहा है अगर दोस्तों दो असहअभाज्य संख्या ए और बी है, तो ए और बी में जो कॉमन वैल्यू होगी एक के सिवा कुछ और नहीं होगी। कह रहा है ये दोनों जो सहअभाज्य संख्याएं हैं इनका मल्टीप्लिकेशन जो है 117 है। कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी। अगर दोस्तों ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर दोस्तों ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एलसीएम जो होगा, ऐसी स्थिति में इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा कुछ और नहीं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है कितना, 117। इस प्रकार देखते हैं तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कुछ और नहीं, 117 ही होगा, 117 ही होगा। ये तरीके की प्रश्न तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो देखिए
विषम भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए ऐसी संख्याएं जिनकी दो से अधिक फैक्टर होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। आप लोग इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो भाज्य संख्याओं का अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो 4 हो सकता है, आप लोग 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, हम लोग यहाँ इसी प्रकार 10 भी हो सकता है, हम लोग इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 है, 4 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है? 9 है। तो इस प्रकार इस प्रकार देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन कर रहा है, ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्या? दूसरा ऑप्शन सही होगा। बताइए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 103 एक अभाज्य संख्या है? कह रहा है क्या 103 एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, क्या 103 एक अभाज्य संख्या है? ठीक है, दोस्तों अगर आपसे आपके सामने कोई एक संख्या दी जाए और कहा जाए कि बताइए ये संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? जो संख्या दी जाएगी उसे पकड़ना है और आपको देखना है किस संख्या का स्क्वायर करने पर, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिल रही है, इससे जस्ट बड़ी मिल रही है। तो अगर मैं देखूं तो 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 100 आ रहा है, जो कि इससे छोटा है। मैंने कहा ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जिसका वर्ग करने पर इससे बड़ी है। तो अगर मैं 11 लेता हूँ तो इसका स्क्वायर 11 का स्क्वायर करने पर आएगा 121, जो कि इससे क्या है? जस्ट बड़ी है, छोटा नहीं है, ठीक है, जस्ट बड़ी है। दोस्तों क्या है? 11 है। इस प्रकार देखो तो इससे ऐसी संख्या 11 है जिसका स्क्वायर करने पर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिल रही है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 11 ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिल रही है। अब दोस्तों 11 से जितने भी छोटे, दोस्तों 11 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर है, दोस्तों 11 से छोटे सभी प्राइम जितने भी छोटे प्राइम नंबर है, अगर वे सभी प्राइम नंबर इसे डिवाइड कर देते हैं, अगर डिवाइड ना कर नहीं कर पाते हैं, अगर दोस्तों 11 से जो छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर वे सभी प्राइम नंबर इसे डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो 11 से छोटे सभी प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 होते हैं, 3 होता है, 5 हो सकते हैं, 7 हाँ और कुछ नहीं होता। 11 से छोटा सभी 11 से छोटे प्राइम नंबर हाँ। अगर तो ये सभी जो प्राइम नंबर है, ये जो सभी 11 से छोटे प्राइम नंबर है, अगर ये सभी इसको दिए इनमें से कोई भी इन सभी प्राइम नंबर में से कोई भी अगर इसे डिवाइड कर लेता है तो ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। अगर कोई भी इनमें से डिवाइड नहीं कर पाता तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम चेक कर ले रहे हैं क्या दोस्तों ये 2 से डिवाइड होगा? तो देखिए इसके आगे में 0 2 4 6 8 लिखा है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो देखिए अगर मैं सम निकालता हूँ, सभी डिजिट का सम निकालता हूँ तो 4 आ रहा है और 4 3 से डिवाइड नहीं होता है। इस प्रकार 3 से भी डिवाइड हो सकता है। क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? तो अगर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा तो आपके लिए 0 5 नहीं आ रहा है। क्या 7 से डिवाइड होगा? तो देख लेते हैं 7 तो 33 देखा जाए तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। इस प्रकार देखा जाए तो 103 जो संख्या हमारी संख्या जो 103 है, इन अभाज्य संख्याओं से किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही है। इस प्रकार देखा जाए तो 103 जो है एक अभाज्य संख्या। क्या है? एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या। बताइए कोई दिक्कत की प्रश्न को बनने में कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। एक अभाज्य संख्या, कोई दिक्कत की परेशानी को बनने में कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, अगला दोस्तों क्या क्वेश्चन कह रहा है? तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या 143 अभाज्य संख्या है? यही बात फिर से पूछे क्या है कि बताइए क्या 143 है? क्या 143 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? अगर तो आपको पता करना है कि 143 अभाज्य संख्या है कि नहीं, तो इसके लिए आप एक काम करिए, आप एक ऐसी संख्या ढूंढिए जिसका स्क्वायर करने पर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिले। तो अगर मैं देखता हूँ तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144 होता है। तो 12 एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिले। दोस्तों मैंने पूछा कि ऐसी संख्या बताइए जिसका स्क्वायर करने पर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिले, तो आपने तुरंत कहा 12। ठीक है, अब दोस्तों 12 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 12 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए 12 से छोटे सभी प्राइम नंबर देखिए तो 2 3 5 7 और 11 हो सकते हैं। तो 12 से छोटे सभी प्राइम नंबर 12 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 हो सकते हैं। अगर दोस्तों 12 से छोटे जो प्राइम नंबर हैं, 12 से छोटे जो प्राइम नंबर है उनमें से कोई भी 143 को डिवाइड कर देता है, तो ये 143 को डिवाइड कर देता है तो ये प्राइम नंबर नहीं है।
अगर डिवाइड इनमें से कोई भी ये जो प्राइम नंबर लिखे गए हैं, अगर इनमें से कोई भी डिवाइड नहीं कर पाता है तो ये एक प्राइम नंबर है। तो हम चेक कर ले रहे हैं कि क्या ये सभी जो नंबर लिखे गए हैं, जो प्राइम नंबर लिखे गए हैं, क्या इन्हें इसे डिवाइड कर पा रहे हैं। आइए चेक करते हैं। अगर दोस्तों मैं 11 से इसे डिवाइड करता हूँ तो 11 कितना 11 3 में से 11 3 35। तो इस प्रकार देखें तो 143 जो है वो 11 से इस तरीके से विभाजित हो रहा है। हाँ, मतलब 143 देखेंगे तो अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कोई किसी पसंद नहीं है, कोई किसी पसंद नहीं है। इस प्रकार देखें तो 143 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 11 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न प्रॉब्लम है दोस्तों। 11 से अभाज्य संख्या जो होता है वो अपने आप से डिवाइड हो सकता है और या तो 1 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन 143 एक ऐसी संख्या है जो 11 से डिवाइड हो रही है। इस प्रकार देखा जाए तो अगर ये दूसरे की सहायता से, अगर 143 दूसरे की सहायता से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। हाँ, अगर अभाज्य संख्या अगर होती तो ये किसी से डिवाइड नहीं होती कभी। हाँ, लेकिन ये डिवाइड हो रहा है इसलिए अभाज्य संख्या ये नहीं है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई तो यहाँ तक सारी चीजें समझ आ गई। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें अगर क्लियर हो गई हैं तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।